दोस्तों, अफ्रीका का एक रीजन जिसे दुनिया ज्यादा नोटिस भी नहीं करती है, आज वो ग्लोबल पावर गेम का एक बैटलफील्ड बन चुका है। एक तरफ रशिया जो खुद को फिर से सुपर पावर प्रूव करना चाहता है, दूसरी तरफ वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप जो अपनी पुरानी इन्फ्लुएंस वापस पाना चाहते हैं, और बीच में है सहल। लेकिन ट्विस्ट ये है, रशिया जो यहाँ जीत रहा था अब धीरे धीरे हारने लगा है। और ये सिर्फ एक रीजन की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है दुनिया के पावर पॉलिटिक्स के लिए। सहल अफ्रीका का वो रीजन है जो सहारा डेजर्ट के नीचे स्ट्रेच होता है। माली, बुर्किना फासो, नाइजर जैसे कंट्रीज इसमें आते हैं। ये एरिया गरीब है, अनस्टेबल है, लेकिन एक चीज बहुत वैल्यूएबल है, रिसोर्सेस। गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम। और जियोपॉलिटिक्स में रिसोर्सेस का मतलब होता है पावर। इस रीजन में पिछले 10-15 सालों से एक और प्रॉब्लम बढ़ रही थी, जिहादिस्ट ग्रुप्स, अल-कायदा लिंक्ड ग्रुप्स, आईसिस एफिलिएट्स, लोकल गवर्नमेंट्स वीक, करप्शन हाई, लोग फ्रस्ट्रेटेड। और जब लोग सिस्टम से तंग आ जाते हैं तब कू होते हैं। 2020 के बाद माली, बुर्किना फासो, नाइजर तीनों जगह मिलिट्री कू हुए, डेमोक्रेसी गिर गई और मिलिट्री जंटस पावर में आ गई। यही वो मोमेंट था जहां रशिया ने एंट्री ली। व्लादिमीर पुतिन का एक क्लियर गोल था रशिया को ग्लोबल स्टेज पर वापस लाना। यूक्रेन, सीरिया, लीबिया के बाद अब अफ्रीका। रशिया ने एक सिंपल ऑफर दिया, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम हमें रिसोर्सेज दो। ये डील सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये एक डेंजरस बार्गेन था। रशिया ने अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को सहल भेजना शुरू किया। माली में पहले 1000 फाइटर्स आए, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़कर 2000 प्लस हो गया। उनका काम था गवर्नमेंट को बचाना, जिहादिस्ट ग्रुप्स को मारना और रिजीम को स्टेबल रखना। बदले में गोल्ड माइंस, यूरेनियम एक्सेस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलेगा। शुरुआत में सब कुछ रशिया के फेवर में जा रहा था। फ्रांस को लोग निकाल रहे थे, अमेरिका भी पीछे हट रहा था और रशिया हीरो बन रहा था। लेकिन यहीं से स्टोरी टर्न होने लगती है। रशिया ने एक बड़ी गलती की, उसने सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन पे फोकस किया। लोकल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, लोगों की प्रॉब्लम्स सब इग्नोर हुई। ऑपरेशन सिंपल था, जो भी सस्पेक्ट हो एलिमिनेट करो। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। 2023 में माली के किडाल रीजन में ऑपरेशन हुआ। रशियन और मालियन फोर्सेस ने मिलकर सिटी कैप्चर की। इनिशियल विक्ट्री फास्ट थी, सबको लगा रशिया सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ महीने बाद रियलिटी सामने आई। सिविलियंस पर अटैक्स, मास किलिंग्स, टॉर्चर, ये सब रिपोर्ट्स आने लगी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जिहादिस्ट ग्रुप्स कम नहीं हुए और स्ट्रांग हो गए। लोकल लोग जिन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। जो ग्रुप्स पहले अलग अलग थे वो एक साथ आ गए। रशिया ने एनिमीज को तोड़ने की जगह उन्हें यूनाइट कर दिया। रशिया का सेकंड प्रॉब्लम था कैपेसिटी। साहेल बहुत बड़ा रीजन है और इंसर्जेंसी डिसेंट्रलाइज है। रशिया ने सिर्फ 2000 से 2500 फाइटर्स ही डिप्लॉय किए। कंपेयर करो फ्रांस के ऑपरेशन बरखाना से, वहां थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क, रीजनल कोऑर्डिनेशन था। रशिया के पास ये सब नहीं था, और जो था वो भी डिसिप्लिन में वीक था। रिजल्ट शॉर्ट टर्म विक्ट्री, लॉन्ग टर्म फेलियर। ग्राउंड पर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, जिहादिस्ट अटैक्स बढ़ने लगे और रशिया का कंट्रोल लिमिटेड ही रहा। रशिया ने एक और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की, उसने सहल कंट्रीज को अलग अलग डील में बांध दिया। माली, बुर्किना फासो, नाइजर तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। सरफेस पर ये स्ट्रॉन्ग लगता था, लेकिन रियलिटी में कोऑर्डिनेशन वीक था। इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑलमोस्ट जीरो, जॉइंट ऑपरेशंस लिमिटेड, बॉर्डर्स पोरस और जिहादिस्ट ग्रुप्स इजीली मूव करते हैं। रशिया ने इस अलायंस को सपोर्ट तो किया, लेकिन रिसोर्सेस नहीं दिए। प्रोमिसेस ज्यादा, डिलीवरी कम, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो इंसर्जेंसी और स्प्रेड होती है। रशिया सोच रहा था कि सहल उसका स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर एक और गेम चल रहा था। न्यू प्लेयर्स एंटर हो गए, चाइना, टर्की, यूएई। उन्होंने रशिया जैसे हैवी मिलिट्री मॉडल्स यूज नहीं किए, इनका अप्रोच अलग था। ड्रोन्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग। एग्जाम्पल टर्की के बेरक्टर ड्रोन्स, चीप, इफेक्टिव, पॉलिटिकली मैनेजेबल। साहेल गवर्नमेंट्स को ये ज्यादा पसंद आए। क्यों? क्योंकि फॉरेन मर्सेनरीज लाने से बेटर है टेक्नोलॉजी यूज करना। चाइना ने भी स्मार्ट गेम खेला, वो डायरेक्ट वॉर में नहीं घुसा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए। यूएई ने गोल्ड सेक्टर में इन्वेस्ट किया। रिजल्ट, साहेल कंट्रीज के पास ऑप्शंस आ गए। अब वो रशिया पर डिपेंड नहीं रहे। पिछले 1-2 सालों में रशिया को मल्टीपल सेटबैक्स मिले हैं। एम्बुश अटैक्स, हैवी कैजुअलिटीज, फेल्ड ऑपरेशंस। एक मेजर इंसिडेंट में डजन्स रशियन फाइटर्स मारे गए। और सबसे बड़ा फेलियर, रशिया स्टेबिलिटी लाने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर
कर पाया। जिहादिस्ट वायलेंस कम नहीं हुए बल्कि एक्सपांड हो गए और ये सब देखकर लोकल गवर्नमेंट्स भी रिथिंक कर रही थी। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट लेयर समझना जरूरी है। साहेल सिर्फ टेररिज्म का बैटलफील्ड नहीं है, ये एक ग्लोबल कंपटीशन जोन बन चुका है। रशिया, चाइना, टर्की, यूएई सब यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका अप्रोच अलग है। रशिया मिलिट्री भेज रहा है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, टर्की टेक्नोलॉजी दे रहा है और यूएई फाइनेंशियल नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? साहेल कंट्रीज अब किसी पावर के कंट्रोल में नहीं है, वो स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। आज रशिया से डील, कल टर्की से ड्रोन्स, परसों चाइना से लोन। ये कंट्रीज एक तरह का बैलेंस एक्ट कर रही है और इसी वजह से रशिया का कंट्रोल और वीक हो रहा है। एक और चीज, रशिया का जो मॉडल है रिसोर्सेस के बदले सिक्योरिटी, वो शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में डेंजरस है, क्योंकि जब सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं होती और रिसोर्सेस ऑलरेडी निकाल लिए जाते हैं तो कंट्री और वीक हो जाती है। एग्जैक्टली यही साहेल में हो रहा है। रशिया ने इन्फ्लुएंस गेन किया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे पाया और जियोपॉलिटिक्स में अगर आप सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करते तो आपका इन्फ्लुएंस टिकता नहीं है। अगर इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझो तो रशिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने साहेल को सिर्फ एक रिसोर्स जोन समझा। उसने सोचा कि गोल्ड और यूरेनियम ले लो और थोड़ी मिलिट्री पावर दिखा दो तो रीजन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन साहेल एक सिंपल बैटलफील्ड नहीं है। ये ट्राइबल लॉयल्टीज, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स और लोकल पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। यहाँ हर एरिया का अपना पावर स्ट्रक्चर है और हर कम्युनिटी का अपना ग्रीवियंस है। रशिया ने इन लोकल डायनामिक्स को समझा ही नहीं, इसलिए उसके ऑपरेशंस सरफेस लेवल पर ही रहे। वो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहा था, डिजीज नहीं। और जब आप रूट कॉज इग्नोर कर देते हो तो कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होता। इसी वजह से आज रशिया एक ऐसे लूप में फंस गया है जहां वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है लेकिन जीत कहीं नजर नहीं आ रही। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका वापस एंट्री करे? सरफेस पर लगता है यस, रशिया वीक हो रहा है तो वेस्ट को एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और है। एक फेमस लाइन है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। रशिया ऑलरेडी फंस रहा है, अगर अमेरिका जल्दी एंट्री करेगा तो रशिया ब्लेम शिफ्ट कर देगा और सिचुएशन और मैसी हो जाएगी। साहेल की प्रॉब्लम सिर्फ टेररिज्म नहीं है, रूट कॉज इशू है करप्शन, वीक गवर्नेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और जब तक ये सॉल्व नहीं होता कोई भी फॉरेन पावर स्टेबल सॉल्यूशन नहीं दे सकती। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया का इसमें क्या रोल है? डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साहेल रीजन के रिसोर्सेस स्पेशली यूरेनियम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है। अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं, ऑयल रूट्स इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रेशर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक लेसन है इंडिया के लिए भी, हर रीजन में मिलिट्री सॉल्यूशन काम नहीं करता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए गवर्नेंस और डेवलपमेंट जरूरी है। इंडिया का अफ्रीका के साथ अप्रोच भी इसी वजह से अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, डिप्लोमेसी, ये सस्टेनेबल मॉडल है, सिर्फ गन्स नहीं। रशिया ने साहेल में एक बोल्ड गैम्बल लिया। शॉर्ट टर्म में उसने वेस्ट को पुश आउट किया, इन्फ्लुएंस गेन की, रिसोर्सेज सिक्योर किए, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में वो स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल समझा। सिर्फ गन से स्टेबिलिटी नहीं आती, सिर्फ फोर्स से कंट्रोल नहीं होता, और जब आप लोकल रियलिटीज इग्नोर करते हो तो विक्ट्री भी डिफीट बन जाती है। आज रशिया साहेल में अटका हुआ है, ना वो फुल्ली जीत रहा है ना वो इजीली निकल सकता है, और इसीलिए ये सिर्फ अफ्रीका की स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का एक गोल्डन रूल है। पावर लेना इजी है लेकिन उसे सस्टेन करना सबसे मुश्किल। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।